हाँ, नोबेलियम कहाँ पर? ये मतलब क्या है इसमें पूछ रहे हो? किसमें आप? रो में जीडी के बाद? अच्छा ये एंटी के पीएम है, ये पीएम है, पीएम प्रोमिथियम। क्या नाम है इनके? सीरियल, इसका नाम क्या है? सबके नाम पता है लोगों के? सीरियम, प्रोमिथियम, सॉरी ये क्या है? प्रेसोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमिथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गेडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, पीएम, डोबियम, एटर्बियम, ल्यूटेडियम, राइट? ये आपको बुक में मिल जाएंगे। SFEU, EU, यूरेनियम, राइट? GD लेनी है क्या? GD, गैडोलिनियम, थोरियम और प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अम्बिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, एसेटेनियम, परमियम, मेंडलियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम, राइट? इनके नाम आपको बुक में मिल जाएंगे, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, राइट? चलो जल्दी से आपको ये एलिमेंट लिखो बस, ये हम चलते आगे। ये एलिमेंट जो कि आपको इसमें एक्सेप्शन है, इसमें 4s1 आएगा बस, राइट? डन? जल्दी जल्दी जल्दी। डन? चले आगे बढ़े, चलो हो गया, जल्दी 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 लिखो। हमको पीरियड टेबल दिवाली से पहले खत्म करनी है, सारे इसके रूल्स। चलो सबसे पहले पीरियड टेबल में आपको ये याद रखना है, हम चलते पीरियड टेबल के पास, यहाँ पर आपको कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है? दूसरा है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे, राइट? एटॉमिक साइज में भी, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में भी, सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? the part of charge, the part of charge experienced by outermost electrons, right? अच्छा ये क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता, यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, और ये कोई सेल बनाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठा है, राइट? अब इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा
राइट, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर अट्रैक्शन जरूर होगा, राइट, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। सो यदि अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, राइट, ज्यादा अट्रैक्शन हुआ मतलब कि वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट, या फिर वो अट्रैक्ट हो रहा है उसके पास, राइट। ये ज्यादा कब होगा बताएं, जब एटम का साइज छोटा हो। यदि एटम जितना छोटा होगा उतना ज्यादा उसके पास अट्रैक्शन होगा, राइट, वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। आपने देखा होगा फोर्स, हमने बात की, यदि हमने Q1 और Q2 की, राइट, उसके बीच में फोर्स होता है, राइट, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 टाइम्स Q2 ओवर R स्क्वायर। ये R स्क्वायर क्या होता है, रेडियस, या फिर मैं इसको डिस्टेंस बोल दूं क्या, ये डिस्टेंस भी हो सकती है। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होना चाहिए ना, क्योंकि दूर है, राइट। कभी कभी जिसमें कुछ ज्यादा ही कुछ चला गया तो कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो जितना ये पास होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, राइट। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको कहां ज्यादा दिखेगा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। कहां जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, मतलब हम गए सोडियम के पास और उसके बाद मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर के बाद क्या होता है, क्लोरीन। अब जैसे ही अच्छा सेल नंबर चेंज हो रहा है तो कौन सा पीरियड है ये बताओ मुझे, थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, मतलब कि थर्ड शेल है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, थर्ड शेल, यहाँ देखो, यहाँ पर सिर्फ आपको थर्ड शेल दिख रही है। अब थर्ड शेल में पहले यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था सोडियम के पास, ठीक है, फिर क्या हुआ, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए। उसके बाद एल्यूमिनियम के पास तीसरा आ गया, सिलिकॉन के पास चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इससे क्या हो रहा है बताओ मुझे, यहाँ पर बताओ प्रोटॉन कितने होते हैं, यहाँ पर 11 और इलेक्ट्रॉन 11, यहाँ पर प्रोटॉन कितने होते हैं 12, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 12, एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने होते हैं 13 और 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है ज्यादा, मतलब ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, उनको खींचने वाले भी ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, राइट, और ये हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होता जाएगा, और इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, साइज छोटा होता जाएगा, राइट। ये हमें एक मेन रीजन यही है, जब यदि हम इधर से इधर जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होना चाहिए, राइट। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, राइट। चलो इसको हम एक फॉर्मूले से इंडिकेट करते हैं, मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं। अच्छा इसको आप लिखते कैसे हो, Z इफेक्टिव को लिखते हो आप, ठीक है। अब Z इफेक्टिव फॉर्मूला होता है, Z इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है Z माइनस सिग्मा। अब ये सिग्मा क्या है, ये सिग्मा क्या है, बोल्ड है, या फिर इसको बोल सकते हो रिपल्शन। यहाँ पर ये बोल्ड नहीं बना रहा है, यहाँ पर क्या है, रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या, ठीक है। आपको ये समझ में आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यदि बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े यदि सेम सेल है, सेम है, सेल यदि चेंज हो गई तो डिफरेंट कंडीशन होगी, राइट। बट अभी हम यदि सेम पीरियड में चल रहे हैं तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्या तक बढ़ेगा। चलो अब आगे देखते हैं, इसको हटाता हूं मैं, शायद ये फॉर्मूला लिखे ना,
यहाँ पर इसका ये भी लिख लो, Z मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर। Z यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर। और ये सिग्मा क्या है, रिपल्शन, रिपल्शन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, ये भी लिख लो आप। राइट, चलो डन। हाँ इसकी स्पॉटलाइट, अच्छा ऑनलाइन बताइए, क्लियर है क्या ये Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? यस सर। हाँ, जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। पहले कुछ कम प्रोटॉन थे, उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, अब ज्यादा प्रोटॉन हुए और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए, मतलब ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। राइट, चलो कॉपी कर लिया सभी ने? हाँ कॉपी करो जल्दी से। डन डन, ओके चलो। अब देखिए यहाँ पर एक हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, उससे पहले आप एक स्टोरी देखिएगा। राइट, यहाँ पर कुछ ब्रेड रखी हुई है, राइट, और यहाँ पर कुछ डॉग्स हैं, राइट, ये कुछ डॉग है यहाँ पर, कुछ तो ड्राइंग कर दिए मतलब समझना चाहिए। राइट, यहाँ पर कुछ डॉग्स हैं, अब ये चारों डॉग्स भूखे हैं, राइट, इन्हें को ये ब्रेड खाना है। राइट, अब क्या होता है, इसी बीच एक फिफ्थ वाला डॉग इधर से आता है, राइट, वही भूखा है, वो भी यहाँ खाना चाहता है। अब क्या होगा बताइए, यहाँ क्या सिनेरियो होगा इसके बाद? सब टूट पड़ेंगे, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। चलिए क्या करेंगे, ये चारों जो डॉग्स हैं पहले इसको भगाएंगे, राइट, इसको छोड़ के पहले क्या करेंगे, इसको भगाएंगे। राइट, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स, राइट, कि यहाँ से अट्रैक्टेड है, यहाँ से न्यूक्लियस के ऊपर अट्रैक्टेड है ये, राइट, लेकिन कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। क्यों रिपल कर रहे हैं? ड्यू टू सेम चार्ज, चार्ज उनके पास सेम है, राइट। अच्छा बताइए, चलो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि ये इसको रिपल कर रहे हैं, इसको दूर भगा रहे हैं, राइट। चलो यदि ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, ज्यादा रिपल्शन होगा, क्लियर? मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा रिपल्शन होगा, ये इसको रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा, और इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी इसको रिपल करेंगे। चलो ये पॉइंट भी क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर है कि नेगेटिव चार्ज के कारण रिपल्शन हो रहा है। सेकंड, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर इलेक्ट्रॉन होंगे तो मोर रिपल्शन होगा, मोर इलेक्ट्रॉन मोर रिपल्शन। एक और बात बताओ मुझे, यदि यहाँ पर मैं ज्यादा शेल बना दूं, जैसे मेरी पहली शेल बनाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल बनाई इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और जैसे मैं शेल बनाते जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, रिपल्शन बढ़ता जा रहा है। अब जितना ज्यादा रिपल्शन होता जाएगा उस इलेक्ट्रॉन का इससे अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वो चाहेगा भी आना, यदि पास आना भी चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन उसको दूर भगा देगा। अब यदि उसको उस इलेक्ट्रॉन को यदि मुझे किसी यहाँ से निकालना है तो क्या होगा, मेरे लिए बहुत आसानी होगी, राइट। इस इलेक्ट्रॉन को यदि मैं यहाँ देखो इसको ज्यादा से बनाता हूँ मैं तो समझ में आएगा। यहाँ पर पहली शेल थी हमारे पास, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बताते हैं, अब यहाँ से इसका अट्रैक्शन था पहले, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पर रिपल्शन हो रहा था, सारे इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे थे।
अब रिपल कर रहे थे, अब मैं चाहता हूं इस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो क्या होगा, मैं इजीली निकाल सकता हूं। अब जब इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल एटम इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी चलेंगे उसके बाद चलेंगे। आपको यहां तक क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर 1, नेगेटिव चार्जेस के लिए रिपल्शन हो रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा रिपल्शन होगा, यदि ज्यादा शेल होगी, मोर शेल होगी तो भी मोर रिपल्शन होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? मोर शेल मोर रिपल्शन। चलो अब इसके बारे में देखते हैं, और इसी का नाम क्या है, शेल्डिंग इफेक्ट। इसी का नाम क्या है, शेल्डिंग इफेक्ट। चलो मैं इसको हटाता हूं, यहाँ पर आप जल्दी से हम लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर हम आज एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे। फिर इसको भी हटा देता हूं, ये कॉपी कर लोगे, कॉपी तो कर लेंगे। चलो यहां देखो, अब हम बात कर रहे थे स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसका और एक और नाम क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। इसे हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। शील्ड मतलब क्या होता है, बाहर क्यों भगाना, दूर करना, राइट। द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रिपल्शन, लिखो इसको, द रिपल्शन, साथ साथ लिखते जाओ, राइट। द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, the repulsion of the repulsion between, you have to do it, repulsion of inner shell electrons, inner shell electrons to outer shell electrons are called शील्डिंग इफेक्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, शील्डिंग इफेक्ट। चलो इसको जल्दी से कॉपी करो, इसको, स्क्रीन इफेक्ट को एक और आप सिग्मा से भी इंडिकेट कर सकते हो। अब मुझे ये बात बताना है यहाँ पर, यदि Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में निकालना हो, किसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना हो, तो वो क्या होता है, जितने ज्यादा Z होते हैं, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है, राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ज्यादा अट्रैक्शन है। लेकिन यदि शील्डिंग हो गया बीच में तो उतना थोड़ा कम हो जाएगा, माइनस शील्डिंग। ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, सिग्मा क्या लिखोगे आप, ये शील्ड करता है, ये रिपल्शन करता है, ठीक है। यदि रिपल्शन बढ़ गया तो Z इफेक्टिव चार्ज कम होगा, यदि शील्डिंग बढ़ जाएगा तो Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहां तक क्लियर है क्या, बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बोलो, नो कंफ्यूजन। चलो चलो अब आगे चलो, जल्दी कॉपी करो, फिर चलते हैं बाहर। सही चल रहे हैं, चलो यहाँ पे क्लियर है, और चल रहे हैं आगे। थोड़ा सा अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको क्या याद रखना है, जो हाफ फील्ड होगा वो या फिर फुल फील्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये हम लास्ट टाइम में देखा भी था, राइट। इसमें आप देखना, यदि कोई ऑर्बिटल है, कोई एलिमेंट है जिसका कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड है या फिर हाफ फील्ड है, वो ज्यादा स्टेबल है, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पॉइंट नंबर 1 आप लिखोगे हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल एलिमेंट्स
are more stable. अच्छा दिख रहा है क्या आप लोगों को? ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा है क्या? बस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा। ये पॉइंट नंबर इसको चाहे तो 2 लिख लो, इसको 3 लिख लो। ये सारी चीजें काम आने वाली है, सारी चीजें अभी काम आने वाली है। हम साइज की बात करेंगे, हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, सब की बात करेंगे, तो ये सारी चीजें काम आएंगी। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं जल्दी से। एक होता है पेनिट्रेशन, वो भी हम लिख लेते हैं जल्दी से। थर्ड फोर्थ यहाँ लिख लो आप, पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, इसमें से आपको ये देखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास किस में ज्यादा होगा। एक यहाँ पर होगा एस, पी, डी और एफ। इसमें आपको सबसे ज्यादा पास या पेनिट्रेशन पावर किस में होगा, एस में, पी में, डी में। मतलब सबसे ज्यादा एस में होगा, फिर पी में, फिर डी में, फिर राइट। एस में क्या होता है, आपने शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, एस में सर्कुलर होता है मशीन, राइट। आपने पी में देखा था कि कहां था, पी में 3 डब्बे बने थे इस तरीके से, डबल शेप, राइट। और क्या बना था, ठीक है। डी में 5 डब्बे, 5 बने थे उस तरीके से, एफ में 7 बने थे, राइट। तो आपको बस इतना याद रखना, उसमें सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन जो होगा वो किसका होगा, एस का, देन पी का, देन डी का, देन एफ का। न्यूक्लियस के पास कौन होगा, पहले एस होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होगा। यदि इसकी एनर्जी की बात करूं मैंने बताया था एनर्जी में किसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, इसमें एफ पास एनर्जी ज्यादा होती है, बिल्कुल सही। चलो यहाँ पे क्लियर है क्या आपको? अब हम डायरेक्ट चल जाते हैं, जल्दी चलते हैं हम किसके पास, एटॉमिक रेडियस के पास। और 3-4 कॉन्सेप्ट हम पूरे कंप्लीट करेंगे। एटॉमिक रेडियस, अच्छा एटॉमिक रेडियस की बात जैसे हम करते हैं तो कौन सी रेडियस की बात करते हैं हम, एटम के रेडियस की बात करेंगे। तो चलो कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। हम तीन प्रकार की रेडियस देखेंगे। पहली होगी मेटालिक रेडियस, पहली कौन सी होगी, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस कौन सी होगी, जिसे आप मेटल की बात करते हो तो मेटल में जो एटम जुड़े होते हैं इस तरीके से जुड़े होते हैं, राइट, इस तरीके से लगे होते हैं एटम्स। अब यदि मुझे रेडियस निकालना है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर, इसको मैंने ऐड कर दिया, ये डिस्टेंस मेरी क्या है, डी, डिस्टेंस मेरी डी, तो मुझे बताओ इसकी रेडियस क्या होगी, d/2, बिल्कुल सही, d/2 इसकी रेडियस होगी, ठीक है। चलो मैं भी इसको लिखवाऊंगा, आपको लिखवाऊंगा, अभी आप सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। अब बात करें हम कोवेलेंट रेडियस की, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस क्या होगी, रेडियस कौन सी होती है, जब आप इलेक्ट्रॉन शेयर करते हो, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हो, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पर कार्बन के पास कुछ इलेक्ट्रॉन थे इस तरीके, राइट, और यहाँ पर कौन था, ऑक्सीजन था, इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, एक ऑक्सीजन की बात यहाँ कर लेता हूं, ठीक है। अब ये क्या करता है, इस तरीके से शेयर करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं,
राइट। इनकी रेडियस क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। मतलब यदि दो कोई कंपाउंड ओवरलैप हो गए हैं, अब उसकी यदि रेडियस में मेजर करना चाहता हूं तो ये डिस्टेंस भी लिखता हूं, तो r इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, d/2। यहाँ पर कोई डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब मुझे बस ये बताओ, यदि दो एटम की साइज सेम है तो रेडियस किसकी ज्यादा होगी, मेटालिक रेडियस ज्यादा होगी, और इसकी कम होगी। क्यों, क्योंकि ये ओवरलैप हो चुका है, ये ओवरलैप हो चुका है। बिल्कुल सही, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। अब बात करें हम थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इतना नीचे वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस, ये वंडरवॉल रेडियस क्या होती है? अच्छा, वंडरवॉल फोर्स क्या होता है? आपने सुना वंडरवॉल फोर्स क्या होता है? क्या होता है बताओ, थोड़ा सा कुछ हिंट दो। वंडरवॉल फोर्स आपने सुना, नाम तो सुना होगा, पर होता क्या है ये बताएं। कुछ आइडिया है वंडरवॉल का? देखो, जब कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल, राइट, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, राइट, जैसे कि हम सब जो बैठे हैं, राइट, हम न्यूट्रल हैं और हमारे बीच में जो एक फोर्स लग रहा है वो एक वंडरवॉल फोर्स, राइट। मतलब कि दो न्यूट्रल स्पेसीज होगी, इसके बीच में यदि ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया तो वंडरवॉल फोर्स नहीं है, तो फिर कौन सा फोर्स होगा ये, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यदि पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। लेकिन यदि न्यूट्रल है तो कौन सा चार्ज, कौन सा फोर्स होगा, वंडरवॉल फोर्स, राइट। और ये वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे वीक होता है, ये कोई अट्रैक्शन नहीं है, बस नॉर्मली आपने इमेज किया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास एक सक्सेसिव पर्सन होते हैं, कौन, नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, राइट। इनके पास कोई चार्ज नहीं होता, ऐसे ही घूमते रहते हैं, राइट। या फिर मैं बोल H2 गैस की, H2O2, अब ये आपस में यदि सिर्फ में सिर्फ H2O की बात करें, एक किसी एक मॉलिक्यूल की बात करें, यहाँ पर O2 है और यहाँ पर O2 है, ठीक है। अब दोनों के बीच में मुझे क्या करना है, रेडियस मेजर करनी है, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पर, d, और r क्या लिखूं, d/2, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा तीनों में, वंडरवॉल ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो यहां से आपको एक पॉइंट मिलता है क्या, यदि मैं रेडियस, तीनों रेडियस का कंपैरिजन करता हूं तो मुझे रेडियस ऑफ वंडरवॉल सबसे ज्यादा मिलती है, उसके बाद कौन मिलता है, रेडियस ऑफ मेटल, और उसके बाद रेडियस ऑफ कॉपर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। ये तीनों आपको याद रखना। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? अब इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जल्दी से। इसमें थ्योरेटिकल इसमें लिखवाना तो कुछ है नहीं ऐसा, चाहो तो आप इसमें एक पॉइंट लिख लो आप, रेडियस बिटवीन टू कर्नल बोला जाता है ना इनको, कर्नल एटम, ठीक है, ये कुछ कर्नल बोला जाता है, ठीक है। इसे कुछ लिखना नहीं है, तुम बस ऐसे ही लिख लो, आप इनको बना लो, फटाफट बना लो बस, इसमें डेफिनेशन की कोई जरूरत ही नहीं, या इसको लिख सकते हो आप, अट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। चलो इसको जल्दी कॉपी करो, चलते हैं।
चले आगे बढ़े, बनाओ जल्दी बनाओ। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पर फ्लोरीन की बात करूं और नियोन की बात करूं, मुझे बताओ यहाँ पर किसकी रेडियस ज्यादा हो सकती है? क्यों? शेल कहाँ ज्यादा होगा? शेल दोनों सेम है। न्यूट्रल है तो हम क्या करेंगे? वंडरवॉल रेडियस मेजर करेंगे, राइट। आप ट्रेंड देखोगे, अभी ट्रेंड बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो और कहां से इंक्रीज हो रहा है, जल्दी इसको कॉपी कर लो मेरा। डन, कॉपी कर लिया क्या? चलो अब देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दो रेडियस और बात कर लूं आपके साथ, दो रेडियस की और बात कर लूं तो मेरा काम खत्म। मेटालिक हो गया आपका, आयोनिक, सॉरी अब बात करते हैं आयोनिक रेडियस। ये आयोनिक रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोनिक रेडियस क्या होती है बताइए? अब मुझे ये बात बताओ, सोडियम यदि मेरे पास है और सोडियम +1 है, किसका साइज ज्यादा होगा? सोडियम प्लस का, किसका? ऑनलाइन जल्दी बताएं, साइज किसका ज्यादा होगा? सोडियम। इसका ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन से क्या फर्क पड़ा होगा? सेल्स यहाँ से डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कितनी शेल थी? यहाँ पर 2 थी कि 3? यहाँ पर 3 शेल थी। अरे भूलो मत, 2 है 1 कितने होगी? 3 शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था बाहर। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या हुआ? एक शेल गायब हो गई। अब तो बिल्कुल आसान हो गया, मतलब ये और छोटा हो गया, ठीक है। क्या कोई बच्चे ने कुछ लिखा क्या? 2 मिनट बेटा मैं पढ़ लेता हूँ क्या लिखा। The ionic radius is the distance between the nucleus and the electron. हाँ बिल्कुल सही है। मैं लिखवा रहा हूँ बेटा, डेफिनेशन सब लिखाऊंगा आप लोगों को, चिंता ना करें आप। 2 सेकंड चलिए। हाँ तो आपको ये पता चल गया यहाँ पर कि जो Na+ है यहाँ पर इसकी रेडियस छोटी हो गई और इसकी रेडियस बड़ी थी, ठीक है। चलो यदि मैं बात करूं मैग्नीशियम +2 की, मैग्नीशियम +1 की और मैग्नीशियम +2 की, यहाँ पर क्या होगा? किसकी रेडियस ज्यादा होगी, किसकी रेडियस कम होगी? मैग्नीशियम +1 की ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन छूट गया था, जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां पर। अरे जैसे देखो मैग्नीशियम की, जैसे सिंपल मैग्नीशियम की बात करूं तो क्या है? 2 और यहाँ पर बिल्कुल सही। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि मैग्नीशियम ये बड़ा है उससे, और उससे बड़ा, इससे बड़ा कौन है? ये, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? whenever electron lose, right, the atomic size will be decrease, ठीक है। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बात करें सेकंड कॉन्सेप्ट की। सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या होगा? क्लोरीन है और क्लोरीन नेगेटिव है, बताओ किसका साइज ज्यादा होगा? क्लोरीन नेगेटिव का ज्यादा होगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ?
सेल्फ इंक्रीज नहीं हुआ, बट उसमें फोर्स डिवाइड कर लिया। समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पर 17 प्रोटॉन प्रेजेंट थे और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे बाहर की ओर, है ना? Yes, अब sir. ये ज्यादा डोज उसको अट्रैक्ट कर रहे, मतलब कि 17 प्रोटॉन थे और 7 इलेक्ट्रॉन थे, उनको अपने पास खींच रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर आउटर पोर्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन अभी भी 17 ही, प्रोटॉन अभी भी बराबर है, राइट। अब प्रोटॉन उतने ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, बढ़ तो गए। उनका फोर्स थोड़ा कम हो गया, मतलब जो एक को 7 लोग खींच रहे थे अब 2 को खींच रहे हैं, राइट। तो क्या हो रहा? फोर्स कम हो गया, मतलब थोड़ा दूर चला गया, ठीक है। मतलब कि इसका साइज बढ़ गया, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था? आपको एटॉमिक साइज बताना है हाइड्रोजन H+ में, H- में, बताओ किसका साइज सबसे बड़ा होगा? H- सबसे ज्यादा, H minus. साइज बड़ा होगा। उसके बाद H. ठीक है, चलो चलो बिल्कुल सही। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। आयंस में समझ में आया ना कि जो कैटायंस होंगे उनका साइज डिक्रीज हो जाएगा आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे लूज करेंगे उनका साइज छोटा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यदि गेन कर लेंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अब यदि क्या हो कि इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूं, मैं लिखवा दूंगा आपको, बिल्कुल चिंता ना करें, आप बस इसको समझ लें। मैंने बात की यहाँ पर मैग्नीशियम की, इसके पास +2 चार्ज, ठीक है। यहाँ पर लिखा मैंने सोडियम, इसके पास +1 चार्ज। यहाँ पर लिख दिया मैंने एल्यूमिनियम, यहाँ पर +3 चार्ज। अब बताओ अब क्या होना चाहिए? साइज सेम होना चाहिए तीनों का। और सोचो और दिमाग, चलो वही बताओ, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? लास्ट चल में यहाँ पर 10, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। चलो मैं लिख देता हूँ 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन बताओ कितने हैं? 10 ही, श्योर? क्या करें? प्रोटॉन 11। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने हैं? बिल्कुल। यहाँ पर बताओ 10 electron and 13. अब यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है? कुछ क्लिक हुआ? क्या क्लिक हुआ ये भी बताना। ये ज्यादा पास खींच पाएंगे उसको, और ये ज्यादा लोग हैं, 30 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो उतने ही, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उतने लेकिन लोग कम हो गए, राइट। और यहाँ पर तो और भी कम। समझ में आएगा? इसका मतलब ये है कि ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है, इसमें जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा होगा। उसके बाद फिर ये क्लियर है क्या? यहाँ तक पता है? यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है? यदि मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ O-2 और फ्लोरीन -1, जल्दी बताओ इसमें साइज किसका बड़ा होगा? जल्दी आंसर आना चाहिए विद इन सेकंड। ऑक्सीजन का साइज बड़ा होना चाहिए। फ्लोरीन, बाकी बताएं, अपना अपना व्यू दें। अरे सोच क्या रहे हो? आपके पास इलेक्ट्रॉन तो 10 है, प्रोटॉन किसके ज्यादा है? क्या बात कर रहे हो? प्रोटॉन यहाँ पर कितने 9 है और यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? 8। अब ज्यादा जोर से कौन खींचेगा? जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन है, तो ये ज्यादा जोर से खींचेगा, मतलब इसका साइज छोटा हो गया। क्लियर है क्या? मतलब जब भी आपको ये क्या हो गया, ये बंद क्यों हो गया?
हाँ चलो चलो, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बेटा, बता दो आप, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होगा, जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, या फिर बोल सकते हो ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वहां पर, है ना, ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा और ज्यादा वो क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। और इसके पास कम प्रोटॉन होंगे, उसका अट्रैक्शन कम होगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, ज्यादा होने से उसका साइज कम होगा, ठीक है। चलो अब मैं लिखवा देता हूँ कुछ पॉइंट आप, राइट, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो आयोनिक रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू outer most electron, outermost orbit, right, orbit लिखो या shell, outermost shell, outermost shell इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। चलो अब बात करें हम केटाइंस, केटाइनिक रेडियस लिख देता हूं, केटाइनिक रेडियस, केटाइनिक रेडियस क्या होगी, वैसे केटाइनिक रेडियस कहीं मिलती नहीं आपको, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बता दिया, केटाइनिक रेडियस, दिस रेडियस इज स्मॉलर देन the cations are smaller than parent atom, ठीक है। ये इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये एक पॉइंट है सिर्फ, तो चाहे तो वैसा लिखो, इसको चाहे तो सिर्फ इस तरीके से बना के लिखो, the anions are greater in size as compared to parent atom, ठीक है। अब चाहे तो वहां पर एक एग्जांपल भी लिख दो, छोटे छोटे एग्जांपल भी लिख सकते हो आप, साइज की बात कर रहे हैं हम, कलर से ट्रेनिंग क्या लिख लो आप, मैग्नीशियम जो होता है वो बड़ा होता है मैग्नीशियम +2 से, तो यहाँ पर लिख लो आप, जो क्लोरीन होता है वो बड़ा होता है, सॉरी क्लोरीन आयन बड़ा होता है, या फिर और भी लिख सकते हो आप, सल्फर छोटा होता है, सल्फर -, ठीक है, एग्जांपल हो गए। तो यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लो आप, in isoelectronic species, the ions which has more atomic number या फिर more atomic number या number of protons, एक ही बात है, right, atomic number of protons, more atomic number या number of protons that has smaller, that is smaller size, that is in smaller size में सबसे छोटा होगा। बात करें हम ऑक्सीजन -2 की, और बात करें फ्लोरीन -1 की, बात करें हम सोडियम +1 की, बात करें हम मैग्नीशियम +2 की, एल्यूमिनियम +3 की,
तो क्या करें, सीक्वेंस क्या बना दूं मैं, ये सबसे बड़ा होगा, ये छोटा छोटा, ठीक है। चलो जल्दी से कॉपी करो इसको। चाहे तो आप इसका एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का एक फॉर्मूला लिख लो चाहे तो आप, वो क्या हो सकता है, आयोनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगी, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली होगी या इनवर्सली होगी, एटॉमिक नंबर के इनवर्सली। ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन स्मॉलर साइज, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन स्मॉल साइज, मतलब कि क्या होगा, 1/, एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख लो आप, सही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट ये कंडीशन कहां लगेगी, एट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कौन सी होती है, जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्या ये किसी मॉलिक्यूल्स के लिए भी लगेगा, पता है, डन। चलो आगे बढ़े, चलो अब चलते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, मैं मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेसिस लिख लेते हैं हम, जिनका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो इसमें एग्जांपल लिखते हैं हम, N2 CO और Cn-1। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नाइट्रोजन के पास 7, तो दो नाइट्रोजन कितने हो गए, 14। बात करो यहाँ पर एक कार्बन के पास कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास 14 हो गए, ठीक है। कार्बन के पास, नाइट्रोजन के पास 8, हाँ -1 हो गया है और 14 राइट। बताओ अब इसमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसके पास है, प्रोटॉन बताओ यहाँ पर कितने हैं, 14। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर बताएं 13 है। अब चलो, अब ये बात भी यहाँ पर, अब मुझे इसमें मुझे बताओ क्या होना चाहिए, सीएन का बताओ आयोनिक रेडियस क्या होगा, सीएन तो बड़ा होगा, यहाँ तक तो क्लियर है, राइट। अब इसकी बात कर लेते हैं दोनों की। N2 को बताओ मुझे, ट्रिपल बॉन्ड होता है इनमें, राइट। और C में डबल बॉन्ड भी होता है और एक डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, राइट। वो अब मैं आपको किसे बताऊंगा, बॉन्डिंग में, राइट। तो अभी आप इसको साइज क्या लोगे, ये साइज, ठीक है। अभी मैं इसके स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कहां पर, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। चलो जो मॉलिक्यूल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, राइट। चलो अब चलते हैं आगे।
अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि यदि मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और उसके बाद क्या है, सिलिकॉन, और बताओ एल्यूमिनियम सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। एटॉमिक साइज कितने जाने से क्या होगा, डिक्रीज होगा। आर यू श्योर? सभी को पक्का पता है? राइट, बिल्कुल सही। क्या रीजन लिखूं मैं? अच्छा, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने अभी पढ़ा था हाँ क्या शेल इंक्रीज नहीं हो रहा, शेल तो वही है, यहाँ पर थर्ड शेल है यानी कुछ तो 3 यहाँ पर, तो शेल तो सेम है, कोई शेल में इंक्रीज नहीं हो रहा, बट क्या इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमने ये देखा था यदि शेल सेम हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब उसका अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। क्योंकि देखो इस चीज को समझो, इस समझ में थोड़ा कम आया। देखो यहाँ पर मेरे पास यदि 2 प्रोटॉन थे, सॉरी यहाँ पर यदि मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम के पास मेरे पास 11 प्रोटॉन थे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने थे, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे। इस तरीके से एक यहाँ पे था और यहाँ पर 8 थे, ठीक है। तो अब 11 प्रोटॉन उसको खींच रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आगे क्या हुआ, सेल सेम रहे लेकिन प्रोटॉन नंबर बढ़ गए, अब 12 प्रोटॉन हो गए, कि इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा है लेकिन न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है। इससे क्या हुआ, साइज बढ़ गया कि घट गया, कम हो गया, राइट। मतलब कि मैं यदि लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। चलो तो लिखो, यहाँ पर लिखो, पॉइंट लिखो। On moving left to right in periodic table in same period होना चाहिए, same period atomic size decreases up to हेलोजन तक जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण उसका एटॉमिक साइज घटता गया। अच्छा मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन तक ही क्यों लिखा, उसके बाद नोबल गैस आता है, राइट। नोबल गैस आएगा तो हम क्या करेंगे, उसकी रेडियस कौन सी मापेंगे, वांडरवाल, और वांडरवाल मेजर करेंगे तो वो बड़ी होगी, राइट। मतलब क्लोरीन से साइज बड़ा होगा आर्गन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो दूसरा पॉइंट देख लो, on moving top to bottom, बताओ जल्दी इसमें क्या होगा, टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस increases. वेरी नाइस। क्यों इंक्रीज हो रहा बेटा, अरे नहीं शब्द लगाओगे कैसे, क्या रीजन होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर क्या जेड इफेक्टिव लगाओगे आप, और टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग
नंबर ऑफ सेल नंबर बढ़ रहा है, राइट। पहले 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 तो बढ़ता गया तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती गई। चलो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आयोनिक कोवेलेंट बताए कुछ कंफ्यूजन है क्या कोवेलेंट इसमें? नो कंफ्यूजन। अब चले आगे, जल्दी इसको कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो, फिर चलते हैं। इसके बाद आपके पास में क्या है सिलेबस में? आयोनिक हो गया। अब बात आ रही इंपोर्टेंट बात आ रही। चलो इरेज कर दो इसको मैं। चलो अब मुझे ये बताएं, मुझे सोडियम के पास से एक इलेक्ट्रॉन लेना है। सोडियम से मुझे क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन लेना है। एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, राइट। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन लेने में मुझे कुछ एनर्जी लगी होगी, और उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनाइज एनर्जी। ठीक है, मैंने क्या बना रहा हूं उसको मैं? अच्छा मैंने आयंस नहीं लिखा, Na+ लिखना। मैं इसका क्या बना रहा हूं? आयंस, राइट। सो किसी न्यूट्रल एटम को यदि मैं आयंस बनाता हूं तो उसमें जो एनर्जी लगती है उसे क्या बोलेंगे हम? आयोनाइज एनर्जी। अभी न्यूट्रल हो जरूरी नहीं, Fe यहाँ पर +2 था, मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये कितना बन गया? +3 और 1 इलेक्ट्रॉन, +3 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ? यहाँ पर कुछ एनर्जी लगी मुझे, मतलब कुल मिला के आपको यदि किसी एलिमेंट से किसी न्यूट्रल या फिर आयंस, कैटायंस, एनायंस, जिससे भी आप यदि इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसे हम क्या बोलेंगे? आयोनाइज एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलो और देखो, मैं लिखूंगा पूरी डेफिनेशन लिखूंगा। अब मुझे ये बताओ कि मैं कौन सी स्टेट से इससे इलेक्ट्रॉन निकालूं। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, आपकी क्लास में क्या है? कोई आपका दुश्मन है, राइट। अब उससे आप कोई बदला निकालना चाहते हो, आप पुराना, राइट। तो अब आप क्या करोगे? उसको कहां मिलोगे? जब वो क्या हो? अकेला हो, राइट। ग्रुप में रहेगा तो क्या होगा? आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप क्या करोगे? जहां पर वो अकेला मिलेगा तब जाके क्या करोगे? आप उससे अपना बदला निकाल सकते हो। मुझे तो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन निकालना, राइट। अब अकेला कब होगा वो? कौन सी स्टेट में अकेला होगा? सॉलिड में तो क्या होता है? सॉलिड में तो ग्रुप बना के रहते हैं सब एटम, आप इलेक्ट्रॉन निकालने पहुंच नहीं सकते हो। लिक्विड में क्या होगा? थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी बस। लेकिन गैसेस में क्या होगा? गैसेस में दूर दूर रहते हैं, राइट। तो यहां से आप यदि इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको एनर्जी भी ज्यादा नहीं देनी पड़ी, राइट। इजीली आपने एक एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन निकल गया। और यहां पर क्या हुआ? आप निकालने इसका चाह रहे थे लेकिन एनर्जी तो ये भी ले रहे, पास में बैठे हुए, ठीक है। तो आपको गैसियस स्टेट या फिर आइसोलेटेड स्टेट, आइसोलेटेड भी बोल सकते हैं, आइसोलेटेड स्टेट मतलब अकेला, ठीक है। चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम आयोनाइज एनर्जी की। क्या होती है आयोनाइज एनर्जी की डेफिनेशन? मेरे साथ साथ लिखते चलना। आयोनाइजेशन एनर्जी ये क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं मैं? 1 मोल लिख लेता हूं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 मोल एटम in its gaseous state, या फिर ऐसा लिख सकते हो क्या? आइसोलेटेड स्टेट।
यहाँ तक क्लियर है क्या? बताइए जल्दी से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, राइट। अब मुझे ये बताएं, आप किसी इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, जो चोरी करना चाहते हैं वहां से, तो आपको कहां कहां दिक्कतें आने वाली हैं? देखो, ये एक एटम है, मैं पहले ही एटम की बात कर लेता हूं, ये लिथियम है। अब लिथियम के पास ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पर बैठा है, मतलब यही पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज के पास ये जो अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, ये ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो ये क्या करेगा? आपको निकालने नहीं देगा, या फिर आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि आपको ये इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ से। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसका अट्रैक्शन ज्यादा है, ये पास में तो ज्यादा फोर्स लगा होगा, ज्यादा बॉन्ड हुआ होगा, वो ज्यादा ताकत से बॉन्डिंग हुई होगी इसकी। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको हेल्प कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन हेल्प करने के लिए, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हेल्प कौन करेगा? वो होगा शिल्डिंग इफेक्ट। और शिल्डिंग इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। कौन पुश करते हैं करेगा? जब उसके पास इनर शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि मैं इसकी बात कर देता हूं, राइट। यहां पर ये सोडियम हो गया, यहां पर कुछ शेडिंग आएंगे, तो ये तो पहले इसको भगा रहे हैं और हमको इलेक्ट्रॉन निकालना भी है, तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे एज कंपेयर टू दिस। क्लियर है क्या? मतलब कि मैं यदि ग्रुप 1 की बात करूं तो जो पहला एलिमेंट है लिथियम, ये ज्यादा न्यूक्लियस के पास है, इसलिए मुझे ज्यादा एनर्जी लग रही है उसको इलेक्ट्रॉन निकालने में, राइट। लेकिन जैसे मैं सोडियम के पास गया, सोडियम को कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे बेस जो है जो उसको पुश कर रहे थे, राइट, उसको पुश कर रहे थे, मैंने निकाल लिया, मुझे कम एनर्जी लगी। अब यदि पोटेशियम की बात करूं तो और कम लगेगी, राइट। मतलब कि मैं जैसे नीचे की ओर जाता हूं, आयोनाइज एनर्जी क्या होती है? कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है, राइट। शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को भगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आप दूर रहिए, राइट। तो क्या करेगा? यदि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप इजीली निकाल लेगा, ठीक है। सो अब आयोनाइज एनर्जी किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, आपको यहां लिखना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा मैंने, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? शेल्डिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा शेल्डिंग इफेक्ट, अरे नहीं, डायरेक्टली होगी, इनवर्सली होगी। शेल्डिंग ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, बिल्कुल सही। तो मतलब शेल्डिंग इफेक्ट की वो क्या होगा? इनवर्स शेल्डिंग इफेक्ट। शेल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। और क्या बात हुई हमारी? एटॉमिक साइज के साथ क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ा, इसका मतलब क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ा तो उसका अट्रैक्शन कम हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और आपको यहां से दिखता है साइज, शेल्डिंग इफेक्ट कब बढ़ा होगा? जब साइज बढ़ा होगा, राइट। तो यहां पर बोल सकते हो 1 ओवर साइज। और बताएं और क्या हो सकता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या रिलेशन होगा इसका? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, इसका मतलब क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ गया है, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया है। अट्रैक्शन ज्यादा हो गया है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी मुझे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, चलो इस साइज में लिखो, एटॉमिक साइज लिखना है ना, इसका एटॉमिक साइज। चलो और बताएं मुझे और क्या होगा?
जो ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके साथ क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा मतलब वो आराम से स्टेबल है, कोई इसको जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉन लेने देने की, लेकिन आपको फिर भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या करोगे आप? जैसे मैं हीलियम की बात करूं, नियोन की बात करूं, ये तो बहुत स्टेबल है, इनको इनका कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट है, तो इनके साथ क्या होगा, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, आपको तो इलेक्ट्रॉन निकालना ही है, ठीक है। तो यदि कोई स्टेबल है सो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा ये बताओ स्टेबल कौन कौन होंगे, हाँ वो तो होंगे, हीना नीना करीना और करीना की जेरोक्स रानी और एक ओजी भी आ गए, ये तो स्टेबल होंगे ही, और कौन स्टेबल हो सकता है, मतलब आपने तो बोल दिया कि स्टेबल सर नोबल गैस होंगे, बिल्कुल सही बोला आपने, नोबल गैस होंगे, और कोई भी हो सकता है क्या, लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, मतलब और उसको मॉडिफाई करो उसको, मतलब या तो वो हाफ फील्ड हो या फिर फुल फील्ड हो, वही ज्यादा स्टेबल होंगे, हमने देखा था भी लास्ट क्लास में, तो या तो हाफ फील्ड हो या फिर फुल फील्ड हो, फुली फील्ड ऑर्बिटर हो, फुली फील्ड ऑर्बिटर वो ज्यादा स्टेबल होंगे, जो हाफ फील्ड हो वो ज्यादा स्टेबल होंगे, या फिर फुल फील्ड हो वो भी स्टेबल होंगे। अच्छा यहां तक पहुंचे हम, एक और बात बता दो बस, कि जो स्टेबल होते हैं उनके पास एनर्जी कम होती है ज्यादा, जो स्टेबल होते हैं उनके पास एनर्जी कम होती है ज्यादा, कम, अरे कोई तो बताओ, ज्यादा होती होगी कम होती, ज्यादा, कम, मोर होगी, ज्यादा स्टेबल होगा तो मोर होगी क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो यदि आपके पास, मैंने तो एग्जांपल भी दिया था सर पहले भी, यदि आपके पास कुछ अमाउंट नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे, घर बैठोगे, मतलब एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाओगे, राइट, लेकिन आपके पास एनर्जी है, थोड़ी ज्यादा एनर्जी है, तो आप उछल कूद करोगे, एक्साइटेड स्टेट में जाओगे, राइट, मतलब यदि जो स्टेबल होगा उसके पास कम एनर्जी होगी, राइट, कम एनर्जी होगी, तो मैं यहां लिख देता हूं कि स्टेबल के पास क्या होती है, लेस एनर्जी। यदि मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, यहां पर मैंने आपको बताया था किसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, एसपीडीएफ में, कहानी को याद देता हूं, एसपीडीएफ में एनर्जी किसके पास ज्यादा होती है, एसपीडीएफ में एनर्जी एफ के पास ज्यादा होती है, ठीक है, ये लेस स्टेबल होता है, एफ ज्यादा लेस स्टेबल होता है ना, एस क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, यहां पर ज्यादा एनर्जी लगेगी आपको, है ना, इसका पैटर्न ये हो जाएगा, ठीक है, चलो इसको भी कॉपी कर लो, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का एक पार्ट है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, तो मतलब एस के पास ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, देन पी को देन आएगा। चलो यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अब चले आगे। अब आपने क्या किया, आप इलेक्ट्रॉन निकालने गए किसी घर में, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकालने गए, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 लिख लेता हूं, ठीक है, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, या फिर 5 डायमंड रखे, आप यहाँ पर 5 डायमंड रखे हुए हैं, आपने क्या किया, एक डायमंड यहां से निकाला, तो आपको एनर्जी लगी I1, मतलब I1 लिख देता हूं, ठीक है, आपने एक निकाल लिया, चलो यहां से गायब हो गया, तो यहां से निकलने के बाद यहाँ पे क्या चार्ज हो जाएगा, +1, है ना। अब जैसे आपने यहाँ से डायमंड चोरी किया, इनको पता चला कि ऐसे एक डायमंड गायब है, इसका मतलब क्या होगा, वो ज्यादा और शक्ति बढ़ा देंगे, उनकी गार्ड बढ़ा देंगे। अब यदि आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी,
मतलब कि आपको I1 IE2 जो है वो ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, राइट। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन तो निकालना है, आपने फिर भी लेके आए दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, +2 हो गया। अब क्या हुआ, फिर आपने थर्ड और क्या हुआ, उसने और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई, तो भी आप इलेक्ट्रॉन निकाल के लाए, लेकिन एनर्जी आपकी और ज्यादा लगी। फोर्थ के साथ भी ऐसा होगा, फिफ्थ के साथ भी ऐसा होगा। मतलब क्या हुआ कि सक्सेसिव एनर्जी हमेशा बढ़ती ही जाएगी आयोजन एनर्जी। यदि किसी एलिमेंट से आप कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो तो आपका एनर्जी का शेड्यूल मतलब एनर्जी ज्यादा बढ़ती ही जाएगी, राइट। कैसे होगा, यहाँ पर IE5 is greater than IE4 is greater than IE3 is greater than IE2 is greater than IE1। ऐसा क्लियर है क्या? मतलब यदि आप एक ही ऑर्बिटल से या फिर एक ही एलिमेंट से बार-बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आपको कंटिन्यूसली ज्यादा एनर्जी ही लगेगी, राइट। ऐसा नहीं होगा कि कम लगेगी। चलो यहाँ तक क्लियर है क्या? तो सक्सेसिव, मैं ये पॉइंट लिखवा देता हूँ, सक्सेसिव एनालिसिस का भी पॉइंट लिखवा देता हूँ आपको, इसको हटा के। पहले ये पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने, ये सारे कॉपी कर लिए। चलो अब चलते हैं आगे। अब क्या बात हुई आयोनाइजेशन एनर्जी की, और यहाँ पर लिख लेता हूँ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी increases, right? Successive ionization energy increases, right? यहाँ पे लिख लो आप successive ionization, ऐसा लिखो आप successive ionization energy of same element, लिखो उसके लिए of same element is increases। और यहाँ पर लिख लो आप कुछ एक एलिमेंट लिख लेता हूं मैं, Mn को मैंने +1 किया, फिर Mn को मैंने +2 कर दिया, फिर Mn को मैंने +3 कर दिया, फिर Mn को मैंने +4 कर दिया, Mn को मैंने +5 कर दिया, Mn को मैंने +6 कर दिया। यहाँ की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी IE1 is less than IE2, IE3, IE4, IE5, IE6। चलो यहां तक क्लियर है क्या सभी को? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका चाहे तो आप ग्राफ भी देखोगे तो कैसा रहेगा, ये IE1 हो गई, तो ये IE2 हो गई, IE3, IE4, IE5। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तीसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पांचवा इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कॉन्स्टेंटली ऐसे मूव करेगा, राइट। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप। चलो अब मुझे ये बताओ, यदि मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ पीरियोडिक टेबल में तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा? बताएं ऑनलाइन, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं? अभी ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए, कब होनी चाहिए? अरे क्यों? क्योंकि Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एटॉमिक साइज कम होगा तो आपको ज्यादा दिक्कतें आएंगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, राइट। तो यदि मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाता हूं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट
लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, क्या लिखूं, इंक्रीजेस, रीजन क्या लिखूं, रीजन इंक्रीजेस बिकॉज साइज क्या हो रहा है, बिकॉज साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, बिकॉज यहां पर लिखो बिकॉज पॉइंट नंबर 1, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज कम हो रहा है। दूसरा और क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। और क्या हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बाद में, हाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट तो यहाँ पर काम ही नहीं कर पाएगा, बोल सकते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है, अब उससे रिलेट कर सकते हो, आगे से बढ़ रही मतलब शेडिंग इफेक्ट कम हो रहा है, लिखना शेडिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, शेडिंग इफेक्ट डिक्रीजेस। वैसे शेडिंग का तो इसमें कुछ काम नहीं था क्योंकि सेम सेल है तो कोई शेडिंग नहीं है, लेकिन हमने आयोनाइजेशन एनर्जी से इसको कोरिलेट कर दिया। चलो चलो यहां तक क्लियर है क्या, बताओ मुझे, कोई कंफ्यूजन, एक और पॉइंट बता दो, यदि मैंने बात की नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बाद क्या होता है, अच्छा कार्बन आता है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें बताओ मुझे किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन, कार्बन की। बस पहले साइज के बारे में बात कर लेते हैं, साइज क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि सेल सेल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि साइज घट रहा है, इसका मतलब ये होगा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नाइट्रोजन के साथ क्या पिक्चर हुई है, नाइट्रोजन का कॉम्पिटिशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 2p3, अब 2p3 आया है, इसका मतलब ये p ब्लॉक में 3 डब्बे हैं, तीनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या कंडीशन आ गई यहाँ पर, ये हाफ फील्ड है, अब हाफ फील्ड होने के कारण ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी, ठीक है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन, क्या रीजन है उसमें, ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू स्टेबिलिटी। यहाँ तक क्लियर है क्या, बताइए कोई कंफ्यूजन है क्या, बताओ, नो कंफ्यूजन, तो कॉपी करो जल्दी से, फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, तो फिर बचे अपने पास। अच्छा यही कंडीशन में यदि बोरोन के साथ करूं तो क्या, बोरोन और बेरिलियम के साथ, बोरोन बेरिलियम और बोरोन की बात करें, किसकी ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, लिखो बेरिलियम का क्या होता है 1s2 2s2, मतलब ये फुल फील्ड है S, और ये क्या है 1s2 2s2 2p1, ये वन मतलब ज्यादा स्टेबल नहीं, ये ज्यादा स्टेबल है, तो क्या होगा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। आपको इसका कॉन्ट्रिब्यूशन भी लिखना है, स्टेबिलिटी भी देखनी है, ठीक है। बस एक पॉइंट मुझे बता दो, पूरी पीरियड टेबल में किसकी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, अब बात आती है सारे काम,
सबसे पहले उसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए, हाइड्रोजन है लेकिन उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। और दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा? हीलियम। हीलियम एक तो स्टेबल भी है, नोबल गैस भी है, राइट। उससे आप इलेक्ट्रॉन लेने जाओगे तो महंगा पड़ जाएगा, राइट। तो सबसे ज्यादा यदि आयनिक एनर्जी है तो किसकी है? हीलियम। लिख लेना है, आपको एक पॉइंट लिखो। हीलियम हैज हाईएस्ट आयनिक एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। हीलियम हैज हाईएस्ट ionization energy in the periodic table, in the periodic table. चलो यहाँ तक क्लियर है क्या? तो आज के लिए यहीं तक भाई। अब आप क्या करोगे, घर पे जाकर क्वेश्चंस करने हैं आपको। मॉड्यूल नहीं मिले आपको? नहीं मिले। चलो फिर क्वेश्चन कर लेंगे, ये ज्यादा थ्योरेटिकल है, ज्यादा ये नहीं है, राइट। क्वेश्चन अपने एक दिन में पूरा डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके देन भाई। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑनलाइन बोले नो कंफ्यूजन। चलो देन भाई। हाँ